वेलकम गाइस, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बच्चों, जेई का फर्स्ट पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। हाँ, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन बेटा क्या बात है, अपने पास ना तो ऐसे कोई रिसोर्सेस हैं कि अपने पास बंदे जाएँ वहाँ पर और उनसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ले आएँ। ठीक है, अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो टाइम लगाया है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने पेपर फर्स्ट का एनालिसिस यहाँ पर लाया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, पेपर बहुत ज़्यादा इजी था केमिस्ट्री का तो था इजी बेटा। ठीक, फिजिक्स जो था, फिजिक्स में एवरेज था, ना इजी कह सकते ना ज़्यादा ही टफ कह सकते हैं। मैथ्स भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ था ये, तो इसको टफ ही कहूँगा। केमिस्ट्री इजी था, लेकिन इसको लेंथी बनाया गया था। ठीक है, लेंथी बनाया गया था, बट क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लोगों को हूबहू मैंने यहाँ सिखाए हैं, बिल्कुल सिखाए हैं। क्लास में सारे बच्चों को सिखाए हैं मैंने, हूबहू क्वेश्चन आए हैं। और अगली बार भी कह रहा हूँ बेटा, अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे ना, तो वन शॉट या फिर 2x की स्पीड में करके देख लो उनको। आपको उतना ही पढ़ाया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो, फालतू नहीं। ठीक है, अभी देखना चुटकियों में क्वेश्चन होंगे वो जो जेई में अभी क्वेश्चन पूछे गए थे ना, जेई मेंस में मॉर्निंग शिफ्ट में। कौन सी शिफ्ट में? मॉर्निंग में। चुटकियों में होने वाले हैं वो क्वेश्चन, और देखो मैं अभी कराऊंगा उनको। ठीक है, और आप लोग एनालिसिस करिए उसको और अपने देखिए कि कौन राइट करके आया और कौन रॉन्ग करके आया। ठीक है, चलो देखो, सॉल्व करने से पहले जैसा कि हम आपको बेसिक से लेकर हायर लेवल तक सिखाना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है ध्यान से देखना। ये एक मॉलिक्यूल है, पहले तो आपको इस मॉलिक्यूल का नाम पता हो, इसका नाम है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, क्या है नाम क्लियर रहेगा आपको? ठीक है, अब ये कह रहा कि ए मॉलिक्यूल क्या है, देखो ध्यान से सुनना बच्चों। ये बना मतलब बेंजीन होगा रिंग में, क्योंकि H2PD रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये बेंजीन को तो, क्योंकि बेंजीन तो वैसा ही रहा, इसका मतलब बेंजीन यहां पर फिक्स है। अगर मैं बेंजीन देखता हूं तो दो ऑप्शन बेंजीन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो गए। अब बचे ये बेटा, अगर H2PT है तो डबल बॉन्ड को ही तो रिड्यूस करेगा ये, इसमें तो डबल बॉन्ड ही नहीं है यहां पर, ये तो ऐसा ही है। फिर ये तो ए नहीं है, तो आंसर हो गया भाई। H2PD रिड्यूसिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड रिड्यूस कर दिया यहां से। ठीक है, सिंगल बन गया। और हॉट KMnO4 क्या काम करता है? वो हॉट KMnO4 डिसोसिएशन करता है। क्या काम करता है? डिसोसिएशन काम करता है। यहां से इसको तोड़ेगा, और अगर इसको तोड़ेगा तो बनेगा क्या बेटा? थैलिक एसिड बनेगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में? मैंने सिखाया आपको KMnO4 अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो उसको तोड़ देता है, सिखाया ये सब कुछ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी, ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो गाइस, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर टू केमिकल रिएक्शन A एंड B। बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन A है और एक रिएक्शन है B। इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी, बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा E। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कौन सी इक्वेशन निकालते हैं? अर्हेनियस इक्वेशन में क्या होता है वो? K इक्वल टू A E माइनस KT, ये होता है E माइनस KT, EA/KT। ठीक है, ये वैल्यू किस में होती है? माइनस में। ये होती है भाई अर्हेनियस इक्वेशन। और अगर मुझे ये चेंज करना पड़े सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है इसको नीचे लाना पड़े, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? ln K इक्वल टू A माइनस EA/RT। बोलो, यही लिखना पड़ता है, सॉरी ln A है ना, यही लिखना पड़ता है इसको। ठीक है, लेकिन मेरे पास दो हैं, और जब मैं दोनों को इक्वेट करता हूं तो क्या आता मेरे पास में? ln K2/K1 इक्वल टू क्या आता आगे? डेल्टा डेल
ई ए बाई आर टी। यही आता है या नहीं आता, जल्दी बताओ, यही आता है या नहीं आता? यही है अरहेनियस इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन। ठीक, अब देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, एल एन के टू मतलब ये निकालना पूरा। डेल्टा ई उसने बोला कितना, 20 किलो जूल। ठीक है, ए की वैल्यू है, आर भी है अपने पास और टी भी अपने पास। भाई बचा क्या, सारा कुछ तो गिवन है, सारा गिवन है इसमें। तो बेटा एल एन के टू बाई के वन इक्वल टू डेल्टा ई कितना 20 अपॉन आर कितना है 8.3 इंटू टी कितना है 300। अब एक बात ध्यान रखो बस, ये जूल है, जूल, और यहां पर वैल्यू किलो जूल। तो जब इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 करेंगे। और बच्चों अगर 10 की पावर 3 करें तो 2 जीरो यहाँ पर हैं, तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो 1 जीरो बचेगी, मतलब 20 इंटू 10 अपॉन 8.3 इंटू 3। बोलो बात क्लियर? 200 भाई, इसको करो 3 3 9 और 3 8 24 और 24 पंजे 200। यस और नो? नहीं 24 नहीं, ये 25 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, इसका मतलब इसका आंसर है 8। बोलो बात क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आई है ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, केवल किसके बेस पर, अरहेनियस इक्वेशन। ओके, तो ये देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा क्वेश्चन, इन सल्फर एस्टिमेशन 0.7 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसका वेट तुम्हें गिवन है, W ग्राम गिवन है कितना 0.7 ग्राम, और BaSO4 का वेट भी गिवन है बेटा कितना, जो सल्फर है 1 ग्राम। आपको बताना है कि जो ये अननोन जो सैंपल था ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें सल्फर का परसेंटेज कितना है, वेट कितना है। देखो मैंने जो POC का 1 शॉट ऐड किया था ना, उसमें सेम क्वेश्चन कराया है, सेम मेथड कराया और वहीं से क्वेश्चन आया, जाके देख लो अब भी मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, हमें ये पता है कि भाई एक BaSO4 में एक सल्फर होता है और इसका जो वेट मैंने बताया वहाँ पर 233 ग्राम बताया है, देख लेना मिलेगा। 233 में एक सल्फर मतलब 32 ग्राम। 1 ग्राम में कितना बेटा, 1 ग्राम में प्रेजेंट है 32/233। ओके, और ये 1 ग्राम ही बोला गया है, 1 ग्राम ही बोला गया है, निकल जाएगा 1 ग्राम में। अब कह रहा परसेंटेज बताइए इसमें, तो बेटा परसेंटेज बनाने के लिए 100 करो, नीचे मल्टीप्लाई 0.7 करो। बात समझ में आई भाई? इतने में 0.7 में बताना ना सल्फर का परसेंटेज, तो क्या आएगा 0.7 नीचे। सॉल्व करो इसको, कैसे कैसे सॉल्व करोगे भाई, ये 32 है, ये 233 है, देखो आंसर आता है। चलो ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो और लगाया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये हो गया 32 गुना 10 की पावर 3 अपॉन 7 3 7 21 1 7 21 और 1 22 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, अगर ये 1600 है तो ये समथिंग इससे 2 टाइम्स जाएगा। 1600 अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ भाई तो ये 2 टाइम्स जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा तो मतलब 2 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब ये 19 टाइम्स तक जाएगा, समथिंग जाएगा। तो ऐसी वैल्यू ढूंढो, इसमें कहाँ है, ये ना आंसर, ये लो भाई 19.61 है इसका आंसर, है ना। इसीलिए कहता हूँ 1 शॉट देखकर जाओ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और एग्जाम चुटकियों में होगा। बात समझ में आई? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। बच्चों प्रॉपर्टी लिखी हुई है कुछ, आयनाइजेशन, बेसिक नेचर, मेटालिक नेचर, सारी प्रॉपर्टी आपको के पीरियोडिक टेबल में सिखाई गई है, सारी प्रॉपर्टी। देखो एक बार फिर से देखो, जो बच्चे नए हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेटा डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज।
पहला पॉइंट। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, ध्यान रखनी है, ठीक है, साइज की इनवर्सली होती है। तो क्या क्लोरीन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से? फ्लोरीन यहाँ होता है, क्लोरीन यहाँ होता है, तो फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, इसलिए फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से। ये ऑप्शन अपना गलत हुआ, करेक्ट पूछा है ऑप्शन सेकंड। बेसिक नेचर, फिर से आइए बेटा, बेसिक जो नेचर होता है ना, ये डिपेंड करता है मेटालिक नेचर, ठीक है। पहले आप मेटालिक नेचर समझिए, ये ग्रुप और ये पीरियड। डाउन द ग्रुप मेटालिक जो नेचर होता है, मेटालिक नेचर बेटा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा और अलोंग द पीरियड वो डिक्रीज होगा, ध्यान रखना है। मेटालिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज और अलोंग द पीरियड डिक्रीज। अगर डाउन द मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप ऑक्साइड नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। इसका मतलब पोटासियम सोडियम, ये अपना सोडियम आता है पहले, फिर पोटासियम और यहाँ एल्यूमिनियम, तो पोटासियम मेटल अच्छा है, बेसिक अच्छा रहेगा, यस सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक। बस आंसर तो हो गया भाई, दिस इज द करेक्ट आंसर, और ये रॉन्ग है। मेटालिक सोडियम मैग्नीशियम अच्छा होता है एल्यूमिनियम से, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बोलो समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। बेटा बायोमॉलिक्यूल्स का भी मैंने वन शॉट लिया और उसी में ये क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। दोबारा से फिर रिकमेंड करूंगा, जिस बच्चे का भी एग्जाम है रिसेंट, वो वन शॉट देखकर जाए। ये कह रहा है इसेंशियल अमीनो एसिड है क्या ये? बच्चों मैंने आपको इसेंशियल अमीनो एसिड का ट्रिक सिखाया हुआ है। अमीनो एसिड्स क्या बताया था? पीवीटी टिम हॉल, बोलो बताया था या नहीं बताया था? पीवीटी टिम हॉल। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि P क्या है, V क्या है, T क्या है, क्या है। देखो P क्या था बेटा? फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। V वैलिन, T ट्रिप्टोफैन, T कौन सा? टायरोसिन, I आइसोल्यूशाइन, M मिथायोनिन, H हिस्टिडीन, A एडेनिन, एलानिन करो इसको, एलानिन, L लाइसिन और ल्यूसाइन। बात क्लियर? आपसे पूछे अर्जिनिन ट्रिप्टोफैन और इसेंशियल, देखो कहीं है अर्जिनिन AR, ये एलानिन नहीं अर्जिनिन ही है, ठीक है, अर्जिनिन, यस ये यहां पर प्रेजेंट है। ट्रिप्टोफैन है क्या? ये रहा ट्रिप्टोफैन, यस ये दोनों अपने इसेंशियल अमीनो एसिड है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, नो, बोथ इनकरेक्ट, नो, दो ऑप्शन बचे। अब कह रहा है ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल सेंटर, बिल्कुल राइट, क्योंकि बच्चों ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3, इसको इधर लगाओ H, इधर NH2 और इधर COOH, दिस इज द ग्लाइसिन। यहाँ कायरल सेंटर नहीं है, डज नॉट हैव, तो इसका मतलब आंसर हो गया इसका फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इन, मतलब दोनों करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ओके। तो आंसर हो गया फर्स्ट। बोलो बात क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा गाइस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। P से NH3 डाला हुआ है और Q बना, Q में Br2QH डाला और R बना। बच्चों सबसे पहले तो समझो Br2QH कहाँ काम आता है। Br2QH पहला बेटा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एजेंट। दूसरा इसी रिएजेंट को हम ब्रोमो फॉर्म में काम करते हैं,
ठीक, ब्रोमोफॉर्म में भी काम करते हैं। अगर हॉफमैन ब्रोमाइड में काम करेगा तो ये होना चाहिए इससे पहले, और अगर ये बनेगा तो बेटा ये इसको तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना सकते हैं, हम इससे भी बना सकते हैं, या Cl होगा उससे भी बना सकते हैं, या कुछ भी रहे हम ये मोस्टली बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो मुझे पता है कि ये वाला जो काम करता है ना, इसका क्या काम करेगा, Br2NaOH, ये जब भी लगेगा इस NH2 को आगे कर देगा, मतलब इसको हटाएगा, अगर ये R है तो RNH2 बना देगा, तो NH2 तो रहना ही रहना लास्ट में, ये श्योर है ना। डू नो बेटा लास्ट में NH2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर तो हो गया। मैंने क्या बोला तुमसे, विद इन सेकेंड आंसर आएगा, और देखो मुझे इसमें सोचने की जरूरत नहीं थी, 2 सेकंड में आंसर आया। भाई यहाँ पर Br2KOH है ना, तो ये इस CO को हटा कर NH2 लगाएगा। देखो ऑप्शन में किधर है, ये रहा पहले ही, हटाओ इनको, हटाओ, ये रहा आंसर, CO NH3 डाला, CO NH2 बन गया, और देन NH3। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, इन द फॉलोइंग रिएक्शन MnO4 2 नेगेटिव H प्लस, बेटा एसिडिक प्रेजेंस में MnO4 एसिडिक प्रेजेंस 2 नेगेटिव है, ये कह रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पोर्शनेशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे यहां पर। इसका तो ये रेडॉक्स है, क्या चीज है कि रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, एसिडिक प्रेजेंस में। तो पहले हम ये पता कैसे लगाते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन हुआ, हम पता लगाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मुझे ये बताता है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। देखो अगर मैं मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करता हूं तो बेटा इसको X लिखो, प्लस यहां एक ऑक्सीजन -2 देता है, तो बेटा 4 कितने देंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू टोटल चार्ज कितना -2, x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 8 इक्वल टू +6। और बेटा मैग्नीज जो होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 मैक्सिमम होती है, ठीक है, और +2 लोअर होती है, ये लोअर और ये मैक्सिमम। ढूंढे कहीं ऐसा मिल जाए तो 6 से ज़्यादा हो 7, और 6 से कम हो 4 भी चल सकता है, 2 भी चल सकता है। ढूंढे भाई, देखो MnO2 कितना स्टेट आया, Mn का एक ऑक्सीजन का -2 है ना, एक ऑक्सीजन का अगर -2 तो 2 का कितना हो जाएगा 4, इक्वल लेकर जाओ इधर, 4 0 इक्वल टू +4, यस दिस इज +4, दिस इज +7, हो सकता है Mn +2, और यहाँ कितना है +4 नहीं होगा, कितना +4 +2 नहीं होगा, +7 MnO4 और यहाँ +2, ये भी हो सकता है भाई, लेकिन +2 नहीं, MnO2 मोर स्टेबल, दिस इज द आंसर। बोलो बात क्लियर, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ऑक्सीडेशन स्टेट से हुआ है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन Ca2HCl और CaCl2H2, ठीक है, ये उसने कोई एक केमिकल इक्वेशन दे दी है। अब कह रहा है वी हैव 14 ग्राम कैल्शियम, मतलब कैल्शियम अपने पास है 14 ग्राम, ठीक है, और वो कह रहा कि इसमें हमने क्या ऐड किया है 2HCl, और बेटा HCl है एक्सिस में, मतलब ये एक्सिस में है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब कहने का ये कि जितना ये बनेगा उतना ही अपने पास में CaCl2 बनेगा और उतना ही H2 बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले खत्म हो जाएगा, और जितना ये बनेगा उतने से रिएक्शन करके ये बन जाएगा और उतना ही H2 गैस निकल जाएगा।
बात क्लियर? अब सुनो बात को, ये कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, मुझे इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए। पहला पॉइंट, मास प्रोड्यूस ऑफ CaCl2 38.85 ग्राम, मतलब इसका जो मास होगा क्या वो 38.8 ग्राम होगा? चेक करें भाई। अगर एक कैल्शियम है, कितना भाई, अगर मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं तो कैल्शियम का वेट कितना होता है? कैल्शियम का वेट होता है 40 ग्राम, ठीक है। 40 से ये कितना बन रहा बेटा? ये 35, एक का 35 होता है, 0.5 गुना करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 70 और 1 71 और प्लस ये 40 तो ये हो गया बेटा 111, ठीक है। मतलब 40 से 111 नॉर्मल बनता है स्टैंडर्ड पर, तो 14 से कितना बनेगा? लिखो 40 से बनता है 111 तो 14 से बनेगा 1 40/14, ठीक है बेटा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अपना 38.85 ग्राम। यस, ये ऑप्शन अपना राइट है, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा? मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस इतना। पहले मैंने क्या बोला अभी? जितना मोल कैल्शियम का रहेगा उतना ही H2 बनेगा। अब कैल्शियम का मोल निकालिए, क्योंकि इसका वेट 14 ग्राम दिया है और मॉलिक्यूलर वेट 40 है बेटा। इसको डिवाइड करो तो 0.35 ही आता है। यस, ये भी राइट हुआ। ओके बच्चा, वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस, अगर H2 का मोल 0.35 आया है बेटा, ये मोल, और मुझे इसका वॉल्यूम बताना है, तो बेटा मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 22.4 लीटर से, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि एक मोल के लिए इतना होता है तो इतने के लिए कितना होगा? तो ये आंसर आएगा बेटा 7.84 लीटर। ये भी राइट, इसका मतलब दिस इज द आवर आंसर। ओके, ये गलत था, यही अपना आंसर है। बोलो बात समझ में आया? ऐसा ही कंसेप्ट आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट? करेक्ट नहीं है। क्या आपको जीओसी आती है और उसमें रेजोनेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, और ऐसे क्वेश्चन तो ज़्यादा कराए हैं कि नॉट रेजोनेंट, है ना। देखो हमें पता है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बॉन्ड इधर जा सकता है, पॉजिटिव पार्ट यहाँ आ सकता है ना। ये इधर घूम सकता है, ये इधर घूम सकता है, रेजोनेंस है। सेकंड, ये भी इधर मूव कर सकता है, ये भी इधर मूव कर सकता है, ये भी रेजोनेंस है। लेकिन ये अनस्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव पास में है, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखो, पॉजिटिव पास में है, कोई बॉन्ड नहीं है, दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं हो सकता। हाँ 1 2 3 4 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर। और यहाँ भी रेजोनेंस होगा। बोलो बात क्लियर? या फिर ऐसे, ये इधर और ये वाला मॉलिक्यूल इधर। समझ में आई बात? इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता इस चार्ज की वजह से और इसकी वजह से। आसान सा क्वेश्चन था, है ना। जीओसी आसानी आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? स्टेटमेंट एक, ब्यूट2ईन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पेंटेन एंड 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमेरिज्म। और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। देखो आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, और ये आपको हर हाल में करके जाने हैं। आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिलना है स्टीरियोकेमिस्ट्री से। और देखो मैं यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा ब्यूट2ईन कैसा बनेगा? दिस इज ब्यूट2ईन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर रिक्वायरमेंट होती है इसकी, लेकिन इसमें तो कायरल सेंटर है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। जिसमें ऑप्शन ए हटा दो, आंसर आएगा। हट गया और ये ऑल भी हट गया, आंसर तो आ गया। बोलो बात क्लियर? बेटा जेई ऐसे ही पूछता है, और आपको ये थॉट्स ऐसे लगाना है कि आंसर चुटकी माना है, ठीक है। आप देखो मैंने कुछ नहीं किया,
उसने बोला ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। मैंने तीनों स्टेटमेंट को पढ़ा, आंसर लगा दिया। कैसे? ए इसमें भी है जो कि अपना आंसर नहीं है, ए इसमें भी है जो कि आंसर नहीं है, और ऑल हो ही नहीं सकता। बचा क्या? बोलो बचा क्या? ये बचा ना। अब सुनो, प्रोपेनल प्रोपेनॉन, ये रहा भाई प्रोपेनल, सी डबल बॉन्ड OH, और ये रहा प्रोपेनॉन। हाँ ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, FGI तो है फंक्शनल ग्रुप। ये 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, और ये पेंटीन बेटा, पेंटीन 5 कार्बन C5, और 2,2 डाइमेथाइल, ये लो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 मेंबर की चेन। ये लो कौन सा चेन आइसोमर, ये लो आंसर है ना विदिन सेकंड का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, C6H12O3 गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। बेटा आपको आइडोफॉर्म टेस्ट आता है? बिल्कुल सिखाया मैंने, शॉर्ट में वो आइडोफॉर्म टेस्ट का स्पेशल वीडियो डाला और ट्रिक डाली हुई है कैसे है। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन हाइड्रोलिसिस विद एसिड प्रोडक्ट, फॉर्म गिव्स टॉलरेंस एंड आइडोफॉर्म टेस्ट बोथ। ये कह रहा अगर मैंने इनको हाइड्रोलिसिस किया एसिड से तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आइडोफॉर्म भी देगा पॉजिटिव, और वो टॉलरेंस भी देगा। बच्चों आपको ये पता टॉलरेंस कौन देता है? टॉलरेंस देता है एल्डिहाइड, यस और नो। और आइडोफॉर्म कौन देता है? आइडोफॉर्म देता है जिस ग्रुप के साथ ये वाला मॉलिक्यूल लगा हो, या फिर CH2OH CH3 लगा हो, इथेनॉल नॉल। ओके ढूंढे, विद इन सेकेंड आंसर लगा ना। देखो पहले ढूंढो एल्डिहाइड, बेटा एल्डिहाइड तो कहीं नहीं दिख रहा। चलो आइडोफॉर्म COCH3 तो दिखेगा कहीं ना कहीं। देखो COCH3 पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है। चलो आंसर हो गया भाई, बोल बात क्लियर। 1 सेकंड का आंसर था इसका, 1 सेकंड का, ठीक है। दिस इज द आंसर। और हाइड्रोलिसिस करेंगे जब, बेटा अगर हाइड्रोलिसिस करेगा लॉन पेयर लेगा, लॉन पेयर लेगा तो ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ पर एल्डिहाइड बनाएगा। बोलो नहीं, बोलो यस और नो, बन गया एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट भी देगा, है कॉन्सेप्ट। तो ये सीखने के लिए ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, और मैं वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको जेई का नीट का कोई भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करके दूंगा और आपसे भी कराऊंगा। बस आप चैनल को पूरा देखो और वीडियो के अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से सुनो और देखो। बेटा ये क्वेश्चन भी ना ज़्यादा देर का नहीं है। देखो ये पूछा पैरामैग्नेटिक, और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब अगर ये तुमसे कह रहा पैरामैग्नेटिक बताइए, तो पहले तो ये बताओ पैरामैग्नेटिक के लिए क्या जरूरी है। बच्चों पैरामैग्नेटिक के लिए जरूरी है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? क्या जरूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहां निकल है, यहां निकल, यहां निकल, यहां कोबाल्ट, ठीक है। अब देखना कैसे है, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं इसके अकॉर्डिंग। CO CN ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और बच्चों ये करा देते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, ये करा देते हैं। और H2O केवल कोबाल्ट के साथ बनाता स्ट्रॉन्ग फील्ड, बाकी सबके साथ वीक बनाता है। ओके एक्सेप्ट इसको छोड़कर बाकी जो भी मेटल रहेगा, चाहे निकल हो, आयरन हो, मैग्नीज हो, स्केलियम, टाइटेनियम, कुछ भी हो, सबके साथ वीक बनाता, लेकिन केवल कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग। आगे के लिए ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा भाई, ये स्ट्रॉन्ग हुआ, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, और पेयरिंग हो गई। तो ये तो पेयरिंग से तो बेटा डायमैग्नेटिक हो जाता है। बोलो बात समझ में आई? तो बचा क्या? ये रहा आंसर, क्योंकि क्लोरीन वीक फील्ड है। कैसा फील्ड है? वीक फील्ड। मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। वीक फील्ड
से स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग क्या होती है? आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो बहा अमोनिया इन CnCO। ओके, ये जो यहां से यहां तक है स्ट्रॉन्ग फील्ड, और बेटा ये जितने भी हैं सारे के सारे वीक फील्ड। मतलब ये पेयरिंग नहीं कराएंगे, ये क्या करा देंगे? अकर्ड पेयरिंग, ये पेयरिंग करा देंगे और मॉलिक्यूल को बना देंगे डायामैग्नेटिक, और ये बनाएंगे पैरामैग्नेटिक। देखते ही आंसर आना चाहिए भाई अगली बार क्वेश्चन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? C4H8 सबको दिख रहा है एल्कीन है, ओके। HCl डाला, C4H9Cl बना, ओके। NH3 डाला, C4H9NH2 और ये C बना, और ये बना है ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। मतलब NH2 होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव। देखो बेटा C में NH2 चाहिए ना, C में NH2 है लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, हटाओ आंसर, पहला खत्म। दूसरा OH NH2 चाहिए मुझे, तो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और दिस इज द आंसर। बोलो बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 सेकेंड में आंसर आ गया, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, कि बेंजीन में HNO3 मतलब नाइट्रेशन किया, ठीक है। 10 HCl डाला, रिडक्शन किया, इसमें डाल दिया एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो फिर से नाइट्रेशन, फिर H+H2 और E बना, और ये कह रहा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन E। तो पहले ये चेक कर ले कि E क्या बनेगा। देखो बहुत सिंपल वे में, बटा नाइट्रेशन हुआ बेंजीन का तो प्रोडक्ट बना, ये हो गया। 10 HCl ने रिडक्शन किया, प्रोडक्ट बना NH2। एसिटिक एनहाइड्राइड डाला इसमें, तो क्या बनेगा? ये लोन पेयर यहाँ अटैक, ऊपर वापस से ये मॉलिक्यूल बना लाइक दिस, NHCOCH3। NH3 ये डाला क्योंकि ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, इधर भी, इसलिए ये केवल पैरा प्रोडक्ट बनाने वाला है, NHCOCH3, और यहाँ पर लगा बेटा NO2। बात क्लियर? H+H2O हाइड्रोलिसिस हुआ, ये मॉलिक्यूल फिर हटेगा और प्रोडक्ट बनेगा लाइक दिस। ध्यान से देखिए, कितने नाइट्रोजन इसमें? 2 नाइट्रोजन आए बेटा प्रोडक्ट में, 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने? 2 ऑक्सीजन। एक नाइट्रोजन का 14 × 2 = 28, एक ऑक्सीजन का 16 × 2 = कितना? 32। कार्बन कितने बेटा? 6 कार्बन है, इसका मतलब 1 का 12 है और 6 बार 6 72। और हाइड्रोजन कितने बेटा? 1 2 3 4, 4 2 6 हाइड्रोजन, तो ये 6 हो गया, = 6। टोटल कितना आया ये? 8 2 10, 10 2 12, 12 और 6 18। तो यहाँ 1 3 3 6, 6 और 7 13, मतलब 138। मतलब टोटल वेट इसका 138 ग्राम है, और टोटल नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 का 28, तो इसका मतलब 28/138 गुना में 100। सॉल्व कर लो, कट पिट के आंसर आएगा 20%। बोला यस और नो? है बहुत सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। आपको रिएक्शन आनी चाहिए थी, फाइनल प्रोडक्ट पता होना चाहिए था, कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन कितने नाइट्रोजन, देन आंसर आएगा। बहुत सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड हैव टीडी ज्योमेट्री। मतलब टीडी ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए अपने को, sp3। ठीक है, हमें देखना है कितने इसमें से sp3 होंगे। बेटा XCF4 दो लोन पेयर भी बचते हैं इस पर, ये नहीं है, हटाओ। NH4 यस एक, NiCl4 यस दो, PT बेटा हायर मेटल हो गया नो, CuNH3 ये स्ट्रॉन्ग नो, BF3 नो, NiCO4 यस, आंसर कितना 3। क्लियर है। तो बच्चों जितने क्वेश्चन मुझे मिले थे वो मैंने यहाँ पर जेई के फर्स्ट शिफ्ट के सॉल्व कर दिए। मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी आई थी, हर बार की तरह इजी थी। ठीक है, तो बेटा जो भी बच्चा यहाँ तक इसको देखा है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छे से सारे शॉर्ट और सारे के सारे वन शॉट एक बार देख लो चैनल पर जाकर। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका जेई का एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं और मैक्सिमम स्कोर होगा, क्योंकि मैंने टारगेट रखा 100 का, 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री का। ठीक है, चलो चैनल पर आए हो उसके लिए थैंक यू, मुझे सुना है इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नए सॉल्यूशन नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, बेसिक टू हायर लेवल। थैंक यू वेरी मच।